दोस्तों, मई जून की तपती दोपहरी में पटना शहर के अंदर एक 27-28 साल की महिला इधर उधर घरों में घूम करके भीख मांग रही थी। भीख मांगते मांगते वो घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो आवाज लगाने लगती है कि अगर कोई घर के अंदर है तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। काफी देर तक वो आवाज लगाती रहती है, लेकिन उस घर के अंदर से कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलता है, न ही कोई व्यक्ति आवाज देकर उसे रुकने के लिए कहता है। तब वो परेशान होकर के फिर से मुड़ करके दूसरे घर की तरफ जाने लगती है। तभी उस घर के दरवाजे पर एक व्यक्ति एक अपने 2.5 साल के बच्चे को गोद में लिए हुए आकर के खड़ा होता है। दरवाजे को खोलता है और कहता है कि रुको, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ। मेरा बच्चा रो रहा था, इसलिए मैं बच्चे को चुप कराने के लिए रुक गया था। मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए लेकर के आता हूँ। जैसे ही वो व्यक्ति आवाज लगाता है, जो आवाज देता है, तो महिला पीछे मुड़ती है। और जैसे ही महिला पीछे मुड़ती है, उस महिला को देख करके उस व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और जब ये महिला उस व्यक्ति को देखती है तो वो भी वहां पर फूट फूट करके रोने लगती है। लेकिन रोते रोते वो फिर से पीछे मुड़ जाती है, भीख नहीं लेती है और जाने लगती है। जैसे वो महिला पीछे मुड़ करके जाने लगती है, जिस जो व्यक्ति 2.5 साल के बच्चे को अपने गोद में लिया हुआ था, वो बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है। बच्चा जैसे ही रोता है, उस महिला के पैर ठिठक जाते हैं। महिला फिर आगे नहीं जाती है, पीछे मुड़ करके दौड़ करके और जा करके उस बच्चे को अपने गोद में ले लेती है। और जैसे ही उस बच्चे को वो गोद में लेती है, बच्चा तुरंत चुप हो जाता है। आखिर दोस्तों, ये क्या था माजरा, क्या थी कहानी? कौन था ये व्यक्ति, कौन थी ये महिला और कौन था ये बच्चा? क्या था इन तीनों के बीच में रिलेशन, जिससे कि रोते हुए बच्चे को इस महिला ने जैसे ही अपने गोद में लिया, बच्चा चुप हो गया। और एक दूसरे को देख करके, जो महिला होती है और जो पुरुष होते हैं, दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो क्यों दूसरे को देख करके सन्न रह जाते हैं, इनकी हवाइयां उड़ जाती है। कुछ तो था इनकी कहानी, कुछ तो था इनके बीच में, जिसे जानने की जरूरत है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी कहानियां हर रोज लेकर के आते रहे। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। दोस्तों, बिहार का एक जिला लगता है रोहतास। रोहतास के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक लड़का होता है, जिसका नाम होता है संतोष। संतोष पढ़ने लिखने में काफी होशियार था, हमेशा अपने क्लास में अव्वल आता था। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था और अब वो बीपीएससी की तैयारी करता था। उसका सपना था कि एसडीएम या डीएसपी वगैरह बनना, और इसी की तैयारी में वो लगा हुआ था। संतोष की शादी बगल के एक गांव की लड़की, जिसका नाम दिव्या होता है, उसके साथ फिक्स हो जाता है और तय समय पर दोनों की काफी धूमधाम से शादी हो जाती है। दोनों पति पत्नी बनकर के रहने लग जाते हैं। संतोष जब दिव्या को पाता है तो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि दिव्या काफी खूबसूरत थी। दिव्या जैसी पत्नी पाकर के वो फूलों नहीं समाता। और जब दिव्या भी संतोष के जैसा पति पाती है तो वो भी काफी काफी खुश रहने लग जाती है, क्योंकि संतोष देखने में भी काफी खूबसूरत था, काफी हैंडसम था और पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल था। दिव्या ये जानती थी कि संतोष बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। अगर वो बीपीएससी क्लियर भी नहीं कर पाए तब भी कम से कम दरोगा तो जरूर बन जाएगा, जिससे मेरी पूरी जिंदगी काफी अच्छे तरीके से कटने वाली है। इसलिए पति पत्नी काफी खुश रहते हैं। इनकी जिंदगी की गाड़ी काफी अच्छे तरीके से कट रही होती है। समय बीतता रहता है। 1 साल जैसे ही होता है, उसके बाद जो दिव्या होती है माँ बन जाती है। एक बेटा होता है और बेटे के साथ पति पत्नी काफी अच्छे तरीके से रहने लग जाते हैं। उनके घर में संतोष की एक बूढ़ी माँ भी होती है, जो दिव्या को काफी पसंद करती है, और दिव्या भी काफी अच्छे तरीके से अपने सासू माँ का हमेशा सेवा सत्कार करती रहती है। परिवार के अंदर काफी घनिष्ठता होती है, एक दूसरे के प्रति काफी प्रेम और स्नेह हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी में कभी ऐसी डगर भी आ जाती है, कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि आदमी अपने जो मार्ग होता है उससे फिसल जाता है, और दिव्या के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। संतोष होता है, वो जो बीपीएससी की तैयारी करता रहता है, कोचिंग वगैरह करने के लिए इधर उधर शहर में रहता है, कभी कभी यहाँ पर अपने घर पर रहता है। संतोष ने बीपीएससी का एग्जाम दे दिया था। पहले भी कई बार उसने दिया था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार उसने बीपीएससी का एग्जाम दिया था और उसे आशा था कि इस बार बीपीएससी क्लियर हो जाएगा। उसके रिजल्ट आने में काफी अभी समय थे। इधर जो दिव्या होती है, दिव्या को अब कुछ संतोष से वो चीजें नहीं मिल पा रही थी जो उसके अंदर कुछ चाहत काफी समय से बैठी हुई थी। बगल के एक काफी अमीर लड़के के साथ उसका घनिष्ठता बढ़ने लग जाता है, और देखते ही देखते दिव्या उस लड़के को प्यार करने लग जाती है। उसके प्यार के जो जंजाल में वो फंस जाती है, और एक दिन जो दिव्या होती है उस लड़के के साथ भाग जाती है। दोस्तों, ये चीजें संतोष को जब अचानक पता चलती है तो संतोष वहीं पर बैठ करके फूट फूट करके रोने लगता है। संतोष इस चीज की कभी परिकल्पना भी नहीं किया होता है
कि उसकी पत्नी भी किसी और लड़के के साथ, किसी और मर्द के साथ भाग जाएगी। दोस्तों, जब वो भाग करके चली जाती है, संतोष काफी दिनों तक काफी दुखी रहता है, काफी तकलीफ में रहता है और सोचता रहता है कि ऐसी क्या कमी मेरे अंदर थी जिसकी वजह से मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ करके भाग गई। ये 1 साल का जो बेटा है, इसको भी उसने ध्यान नहीं दिया, बेटे के बारे में भी उसने नहीं सोचा कि बेटा कैसे जिएगा, कैसे रहेगा, और वो पत्नी मुझे छोड़ करके भाग गई। उसकी संतोष की जो माँ होती है वो काफी संतोष को समझाती है, कहती है बेटा जाने दो, जो कुछ भी हो गया होने दो। अगर उसके दिलो दिमाग में ऐसी चीजें आ गई कि संतोष के साथ वो खुश नहीं रह पाएगी, वो अमीरों के साथ भागना चाहती थी और अमीरों के साथ रहना चाहती थी, उसे एंजॉयमेंट पसंद था, तो जाने दो, तुम्हारी दूसरी शादी कर देंगे। लेकिन संतोष कहता नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, मैं अपने बेटे को किसी भी तरह से अच्छे तरीके से पालूंगा। और वो अपने बेटे को लेकर के उसे पालने पोसने लग जाता है। अभी कुछ ही महीने होते हैं तब तक से बीपीएससी का रिजल्ट आता है, और रिजल्ट जब संतोष देखता है तो बिल्कुल फूट फूट करके रोने लगता है और माँ के सामने आकर कहता है माँ, मैं फाइनली बीपीएससी क्लियर कर चुका हूँ और मैं अब एसडीएम बन जाऊंगा। जब उसकी माँ ये सोचती है कि उनका बेटा बीपीएससी क्लियर करके अब एसडीएम बनने वाला है, तो माँ भी काफी खुश होती है। गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को जब ये पता चलता है, रिश्तेदारों को ये पता चलता है, तो सभी लोग यही कहते हैं कि इसकी जो पत्नी थी, पत्नी का उसका जो किस्मत था कितना फूटा हुआ है कि ऐसे पति को पा करके भी वो छोड़ करके चली गई। जब समय आया उसको अपनी जिंदगी में एंजॉय करने का, मौज मस्ती करने का, तब वो इसको छोड़ करके और किसी अरे गहरे के पास चली गई। वो हमेशा दुखी ही रहेगी, गांव वाले भी कहने लग जाते हैं, रिश्तेदार भी कहने लग जाते हैं। इधर संतोष अपना माँ से कहता है माँ, रिजल्ट निकल चुका है, मुझे कुछ ही दिनों में ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, और ट्रेनिंग करने के बाद जब मैं आऊंगा तो फिर हम लोग कहीं एक साथ में रहेंगे, जहां भी मेरी पोस्टिंग होगी वहीं पर मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा। दोस्तों, संतोष ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग करके जब आता है तो तब जब तक वो ट्रेनिंग करता है तब तक माँ उसके बेटे को, 1 साल के बेटे को संभालती है, अच्छे तरीके से रखती है, जो जिस तरह से रखा जाना चाहिए उस तरीके से उस बेटे को रखती है। हर दुख तकलीफ में उस बेटे को अपने पास, अपने सीने से चिपकाए रखती है। हमेशा अपने बेटे से कहती रहती है, हर दिन फोन करके कहती रहती है कि सब कुछ ठीक है। और जो संतोष है वो भी फोन करके अपनी माँ से डेली बातें करता था कि माँ, अगर बेटे को कोई तकलीफ होगी तो तुरंत मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन माँ कहती है कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तुम्हें कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। और जब तक संतोष ट्रेनिंग करता है, माँ उसके बेटे को संभालती रहती है। अंत में जब संतोष की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, ट्रेनिंग करने के बाद संतोष आता है और अपनी माँ से कहता है माँ, मेरी पोस्टिंग पटना में हो गई है और अब बेटे के साथ और तुम्हारे साथ में पटना में ही एक आलीशान महल में हम लोग आलीशान बिल्डिंग में रहेंगे। माँ काफी खुश हो जाती है और फिर संतोष अपनी माँ को और अपने बेटे को लेकर के पटना में अपने सरकारी आवास में चला जाता है और वहां रहने लग जाता है। कुछ दिन होते हैं, तकरीबन 1 साल के बाद वो उसी जब अपने आवास में रह रहा होता है, तभी वहां पर एक महिला आती है, एक भिखारी आती है जो भीख मांगते हुए इधर उधर घूम रही थी। वहां पर उसके दरवाजे पर आती है और कहती है कि मुझे कुछ भीख दे दो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने 2 दिन से खाया नहीं है। दोस्तों, जैसे ही संतोष उठता है और दरवाजा अपना खोलता है तो देखता है कि वहां पर कोई और नहीं, उसी की पत्नी दिव्या है, जिसने उसे 2 ढाई साल पहले छोड़ करके चली गई थी। दोस्तों, जब दिव्या को देखता है, तो जब दिव्या देखती है तो दिव्या वहीं पर जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। और जो संतोष होता है उसके भी पैर कांपने लग जाते हैं। वो अपने बेटे को अपने गोद में लिया हुआ था, पीछे से उसकी माँ भी आकर के खड़ी हो जाती है और संतोष के भी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और दिव्या वहीं पर फूट फूट करके रोने लग जाती है। लेकिन अब उसके बाद दिव्या की हिम्मत नहीं होती है कि वो भीख ले। वो खड़ा होती है और खड़ा होकर के वापस जाने लग जाती है। तभी जो बच्चा होता है गोद में, वो बच्चा रोने लग जाता है और जैसे ही बच्चा रोने लगता है, दिव्या फिर पीछे मुड़ती है और दौड़ करके जा करके संतोष के गोद से उस बच्चे को ले लेती है। जैसे ही बच्चे को वो गोद में लेती है, बच्चा चुप हो जाता है और उसे सहलाने लगती है, पुचकारने लगती है और जोर जोर से रोती रहती है। दोस्तों, उसकी जो सासू माँ होती है, कहती है कि ठीक है तुम दिव्या अंदर आ जाओ। अंदर आते हैं, आकर के बातचीत करते हैं, उसको जबरदस्ती अंदर लेकर के आते हैं। अंदर ले आकर के उसकी जो जो उसने लिया था भीख मांगने वाला, उस सामान को सब फेंक दिया जाता है और उसे वहां पर कुर्सी के ऊपर बैठा करके और फिर संतोष कहता है कि दिव्या क्या हुआ था, जो कुछ भी है, अब तुम यहाँ पर आई हो, तुम भीख मांग रही हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम इस कंडीशन में कैसे पहुंची। तुम तो एक काफी अमीर लड़के के साथ भाग गई थी और उसके बाद क्या तुम्हारे साथ हुआ, ये पूरी कहानी हमको बताओ।
तभी दिव्या वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, अपनी पूरी कहानी बयान कर देती है और कहती है कि जब वो मुझे लेकर के गया तो कुछ दिनों तक यहीं पटना में मुझे रखा, मेरे साथ काफी एंजॉय किया, मौज मस्ती किया, मेरे साथ मेरे शरीर के साथ खेलता रहा। और जब उसका दिल भर गया तो एक दिन वहीं पर जिस कमरे में जिसको किराए पर कमरा लिया था उसमें मुझे छोड़ करके वो कहीं भाग गया। मैं उसको फोन करती रही, फोन लगाती रही, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता रहा। वो फिर मुझे मिला नहीं। मैं मकान मालकिन से पूछी तो मकान मालकिन ने कहा कि वो तो अपना सब कुछ पैसा वगैरह दे करके और यहाँ से भाग गया है और वो अब कभी दोबारा नहीं आएगा। मैं कई दिनों तक इधर उधर किसी से मांग करके खाती रही, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अब अपनी जिंदगी को कैसे काटूं। अब घर तो मैं जा नहीं सकती हूँ, ससुराल जा नहीं सकती हूँ, अब मुझे किसी न किसी तरह से अपनी जिंदगी को काटना ही होगा। फिर मैंने लोगों के घरों में सोचा कि जा करके काम करके और कुछ पैसे इकट्ठा करूं और उससे अपना खाऊं पीऊं। लेकिन जब लोगों के घरों में मैं काम करने गई तो लोगों की गंदी नजर मेरे शरीर को, मेरे जिस्म को नोचने लगी। वो मेरी जिस्म के साथ खेलना चाहते हैं। फिर उससे तंग होकर के मैं इधर उधर जो काम हो रहे थे, जो मजदूरी वगैरह हो रहा था, कोई बिल्डिंग वगैरह में काम होता था, वहां पर मजदूरी करने लगी। लेकिन वहां पर भी मेरे साथ ऐसे ही होना, हर व्यक्ति मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। इस वजह से मैं तंग होकर के मैं सोची कि चलो घरों में भीख मांग करके ही और किसी तरह से रह लूंगी। एक छोटा सा मैंने खोली एक किराए पर लिया है और उसी में रहती हूँ। उसमें मेरे साथ एक और भीख मांगने वाली लड़की रहती है। हम दोनों आदमी मिलकर के उस खोली में रहते हैं और इधर उधर भीख मांग करके मैं अपना गुजारा करती हूँ। दोस्तों, संतोष उसकी बातें सुनता रहता है और सुनने के बाद संतोष की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। उसकी जो सासू माँ होती हैं दिव्या की, वो भी रोने लग जाती हैं और इन दोनों को रोता हुआ जो बेटा छोटा 2 साल का होता है, 2.5 साल का, वो भी रोने लग जाता है। उस बेटे को वो चुप कराती है दिव्या और संतोष कहता है कि मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जिसकी वजह से तुमने छोड़ करके हम लोगों को भाग गई। तुम्हारा 1 साल का बेटा था, इस बेटे के बारे में भी तुमने नहीं सोचा। तुमने तो ये सोचा कि ये संतोष ऐसे ही गरीब ही रह जाएगा, लेकिन आज तुम्हारे सामने मैं एसडीएम बन करके खड़ा हूँ। तुमने क्या सोचा था कि क्या मैं तुम्हें अच्छे तरीके से नहीं रह सकता था? तुम्हें पता था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल मैं सक्सेस हो ही जाऊंगा। लेकिन तुमने तो यही सोचा कि इसके ये सक्सेस नहीं होगा, ये ऐसे ही भिखारी बना रहेगा और तुम एक अमीर लड़के के साथ भाग गई। मुझे पता था कि तुम्हारी जिंदगी के साथ यही होना है, वही तुम्हारे साथ हुआ। अब तुम जाओ अपने रास्ते और मुझे अपने रास्ते रहने दो। और उसके गोद से, दिव्या के गोद से अपने बेटे को लेने लगता है, लेकिन बेटा उस दिव्या के गोद से निकलने के लिए तैयार नहीं था। बेटा और जोर जोर से रोने लगता है। तभी जो संतोष की माँ होती है कहती है, अपने बेटे को कहती है, बेटा गलती होती है इंसान से, इससे बहुत बड़ी भूल हुई है, गलती हुई है। अगर इसे अपने गलती का अगर प्रायश्चित कर रही है, अगर माफ कर चाहती है, माफी चाहती है, तो इसको माफ कर दो। दिव्या अपनी सासू माँ के पैरों पर गिर जाती है और फूट फूट करके रो रो करके कहती है, माँ जी मुझसे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। कभी अपनी सासू माँ के पैरों के ऊपर तो कभी संतोष के पैरों के ऊपर गिरती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती मुझसे हो गई। मुझे आप लोगों जैसा, आपके जैसा पति दुनिया में नहीं मिलेगा और आपके जैसा सास भी दुनिया में नहीं मिलेगा। आप लोगों को छोड़ करके मेरे अंदर ऐसी क्या चीज हो गई थी जिसकी वजह से मैं उसके साथ भाग गई। मुझे माफ कर दो, नहीं तो यहीं पर अगर आप लोग माफ नहीं करोगे तो मैं इस घर को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। मेरा जान ले लो, मुझे मार दो, मुझे खत्म कर दो। दोस्तों, जब संतोष उसकी बातें सुनता है तो उसके बाहों को पकड़ करके ऊपर उठाता है और कहता है कि देखो, गलती तो तुमने की है, लेकिन तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा भी चाहता है कि तुम उसके साथ ही रहो। क्योंकि जब तुम देख ही रही हो कि तुम्हें, जब तुम वापस जा रही हो तो ये रोने लग जाता है, तुम्हें पहचानता है। और अपनी माँ को तो हर बेटा पहचान जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो। इतना छोटा होने के बावजूद भी ये तुम्हारे साथ रहना चाहता है। और जब मेरी माँ ने जब माफ कर दिया तो मैं कौन होता हूँ जो माफ नहीं करूं। मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आइंदा से तुम वादा करो कि अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाओगी जिसकी वजह से हमारी जो इज्जत तार तार हो, हमारी जिंदगी बर्बाद हो। तुमने हमारी जिंदगी को तो काफी बर्बाद कर दिया, एक बेटे को तुमने अनाथ कर दिया था, लेकिन अब आइंदा से अगर ऐसा करोगी तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आज तुम ये वादा करो कि दोबारा जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करोगी। वो वहीं पर फूट फूट कर रोती है और वादा करती है, कहती है मैं जीवन में मर जाऊंगी लेकिन कभी आपको, अपनी सासू माँ को, अपने परिवार को, अपने बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बेटे को छोड़ के चली तो गई थी, लेकिन रात दिन अपने बेटे के बारे में सोचती रहती थी कि कैसा होगा, क्या उसके साथ हो रहा होगा। लेकिन उस इंसान के प्यार में फंस करके
और उसकी मीठी मीठी बातों में फंस करके मैं चली गई थी। मुझे माफ कर दो, अब जिंदगी में कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। संतोष उसको माफ कर देता है। उसकी सास माँ भी उसे माफ कर देती है। वो अपने बेटे को गोद में लेकर के पुचकारने लगती है, खिलाने लगती है और बच्चा उछल उछल करके उसके साथ खेलने लगता है। बच्चा थोड़ी देर पहले तक वो बीमार था, कई दिनों से वो बिस्तर पर था, काफी रो रहा था, काफी चिल्ला रहा था, उसकी दवाइयां चल रही थी। लेकिन जैसे ही माँ के गोद में जाता है, उसके सारे फीवर वगैरह उतर जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है और उस माँ की गोद में वो उछल कूद करके और खेलने लग जाता है। दोस्तों, माँ का प्यार ऐसा ही होता है। बेटे को अपने माँ के प्यार का एहसास उसके शरीर के छुअन मात्र से हो जाती है और माँ को भी ऐसी ही बातें होती है। दोस्तों, इसके बाद पति पत्नी और सासू माँ काफी अच्छे से रहने लग जाते हैं और जब उनके रिश्तेदारों को सबको पता चल जाता है कि जो दिव्या थी वो आ गई है और आने के बाद काफी अच्छे से रह रही है, सभी लोग खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है। दोनों बिछड़ने के बाद फिर से एक हो गए। कुछ दिनों के बाद उनके घर में फिर से एक खुशी आती है और दिव्या का एक बेटी होती है। उसके बाद परिवार उनका काफी अच्छे ढंग से रहने लग जाता है। दोस्तों, इस तरह से इस कहानी का समाप्ति होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो जल्द प्यार अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, इस तरह की कहानियां हमारे समाज में अक्सर होती रहती हैं और इन सब चीजों से हमें सीख लेने की जरूरत है। किसी के अरे गहरे के प्यार में पड़ करके अपनी बसी बसाई जिंदगी को बर्बाद करके इधर उधर जो लड़कियां चली जाती हैं, उनके साथ अंततः बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है। इसका तो प्यार इसे मिल गया, इसका तो पति इसे मिल गया, इसकी जिंदगी फिर से आबाद हो गई। लेकिन अक्सर ऐसी लड़कियों के साथ नहीं होता है। वो जो लेकर के जाता है उसके साथ शारीरिक संबंध बना करके उधर इधर वेश्यावृत्ति करवाता है और अंत में उन लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है या खुद से ही सुसाइड करना पड़ता है। इसलिए ऐसे काम करने से बचें। फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।